गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो 12वीं क्लास का जो सिलेबस था बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, उस सिलेबस को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम लोग को पूरे जो भी सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है। ये पूरा कहानी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आप सबको। आज का जो हम लोग का क्लास है, इसमें हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहला जो चैप्टर है हम लोग का 12वीं क्लास का, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैंने बताया था आप सबको कि जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है, यूनिट कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट जो है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। तो जनन हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे यूनिट है। पहली इकाई जो है उसका नाम क्या है? जनन है। और इसमें हम पिछले क्लास में आप सबको बताए थे कि जनन जो यूनिट है, इसमें हम लोग टोटल 4 चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें से पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम क्या है जी? लेसन जो आपका फर्स्ट है उसका नाम क्या है? तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन। तो जीवों में जनन ये हम लोग का पहला चैप्टर है जो हम लोग यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके बाद में हम बताए थे कि टोटल इसमें 4 आपको चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेसन 1 क्या है? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा चैप्टर हम बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और तीसरा जो है आपका इसमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मनुष्य में जनन की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो चौथा चैप्टर होगा हम लोग का, उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग जनन से संबंधित मनुष्य में जो जो रोग होते हैं उन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन रोगों के उपचार की जो विधियां होंगी, जो उनके उपचार के या फिर रोकथाम के जो तरीके होंगे, उन सबको हम लोग जो चौथा चैप्टर हम लोग का होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो आज का चैप्टर है, इस पे हम लोग सबसे पहले पहले बात करेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो जो चीजें हम लोग को कवर करना है उसको पहले हम एक आइडिया दे रहे हैं आप सबको कि कैसे कैसे हम लोग को पूरा का पूरा ये चैप्टर कवर करना है। इसमें सबसे पहली बात कि हम लोग एगो इसमें टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जीवन अवधि। ठीक है, जो पहला इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम क्या है? जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन या जीवन अवधि जो है, इसमें पहला टॉपिक हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हम लोग जीवन अवधि कवर करेंगे, तो जीवन अवधि कवर करते समय हम लोग को इसमें जैसे कि अलग अलग जो जीव होंगे उनके जीवन अवधि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है सामान्यतः किसी भी जीव के लाइफ में, जीवन अवधि में कौन कौन सी अवस्थाएं से होती हैं जिनसे गुजर करके जीव और अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो उन सभी अवस्थाओं के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हम लोग का दूसरा इसमें टॉपिक होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो जनन है, जो मेन इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहला नंबर हम लोग इसमें कवर करेंगे जीवन अवधि। और देखिए, जीवन अवधि जब पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग को मिलेगा जीवन की अवस्थाओं के बारे में। और उसमें हम लोग देखेंगे कि जीवन की एक निश्चित अवस्था को पूरा करने के बाद में जो जीव होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व होने के बाद में उनमें जनन करने की क्षमता आ जाती है। और उस स्थिति में सभी जीव जो हैं वो अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे जीवन अवधि के बाद में कि जनन क्या है। ठीक है, जनन क्या है ये हम लोग का अगला टॉपिक होगा। ठीक है, जनन के बारे में जानने के बाद में जब हम लोग जनन क्या है समझ जाएंगे, जनन के बारे में समझेंगे कि जनन क्या है, और इसके बाद में अगला जो हम लोग का इसमें जो टॉपिक कवर करना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन की विधियां। ठीक है,
तो पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है ये समझेंगे। और तब जाके पढ़ेंगे हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन की जो विधियां होंगी उन सभी विधियों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब जनन की विधियां पढ़ेंगे, जब जनन की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जनन की विधियों में मुख्य रूप से हम लोग को यहां पे अगर देखें तो एक तो मिलेगा आपको अलैंगिक जनन। पहला इसमें क्या मिलेगा, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हम लोग का पहला है। इसके बाद में दूसरा आपको यहां पे मुख्य जो विधि मिलेगा वो होता है लैंगिक जनन। क्या है, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला आपका अलैंगिक जनन हो जाएगा और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद में इसी में आपको ध्यान देना है कि कभी कभी किसी किसी बुक में जो है देता है कि इन दोनों के अलावा, यानी कि लगभग से अगर देखा जाए तो लक्षणों के आधार पर अगर देखा जाए, विशेषताएं देखी जाए तो वो तो अलैंगिक जनन के समान ही होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग अलग रखते हैं और वो हो जाता है आपका कायिक जनन, ठीक है। तो तीसरा इसमें विधि हम लोग क्या देख लेंगे, कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इस तरह से हम लोग पहला इसमें जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे। जीवन अवधि के बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जीवन मतलब जनन क्या है, और जनन क्या है के बाद में जनन की जो विधियां होंगी उन सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से मुख्य जो विधियों की बात की जाएगी तो मुख्य विधियां इसमें से आपको मिलेंगी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बाद में कायिक जनन, और कायिक जनन के बाद में फाइनली क्या मिलेगा, लैंगिक जनन। तो ये पूरा का पूरा हम लोग को इस तरह से कवर करना है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहला जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जीवन अवधि। तो इस जीवन अवधि के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन जो है, तो अलैंगिक जनन के और भी माने अलग अलग टाइप मिलेंगे। जब अलैंगिक जनन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अलैंगिक जनन में और भी बहुत सारे टाइप मिलेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार मिलेंगे, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को, तो उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद में जो कायिक जनन पढ़ेंगे, तो कायिक जनन में भी हम लोग देखेंगे कि आखिर कायिक जनन कैसे कैसे होता है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कायिक जनन सामान्यतः तो पौधों में होता है, और पौधों के जो वर्धी भाग होते हैं तो वहां पे जो उन वर्धी भागों से जो नए पौधे उत्पन्न होने की क्रिया होगी उसी को कायिक जनन कहा जाएगा। तो पौधे के वर्धी भाग कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं और किन किन अंगों के द्वारा कायिक जनन होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और तब जाके फाइनली लैंगिक जनन जो है, तो लैंगिक जनन में जो हम लोग देखेंगे सामान्य तौर पे जो विकसित श्रेणी के जो जंतु हैं, उच्च वर्ग के जो जंतु हैं, तो उन सब में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जनन होता है। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब लैंगिक जनन के स्टेज देखेंगे कि कैसे कैसे ये कितने स्टेज में पूरा होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना जो अभी हम आप सबको बताए पूरा समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और साथ ही साथ एक और बात कि हम ये चैप्टर कवर करने के बाद में आप सबके लिए इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल में इस वीडियो में नहीं देंगे, हम जो सबसे लास्ट वाला वीडियो होगा उस लास्ट वाले वीडियो के बाद में हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ आपको इसका नोट्स जो है पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप ये सारा का सारा जो एक मतलब खुद से जो हैंड रिटेन नोट्स है अपना बनाते चलिए, क्योंकि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा तो पीडीएफ में बहुत सारे फिगर्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो फिगर्स जो है वो समझाते समय हम यहाँ पे बताएंगे, उसको आप अपने कॉपी पे बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जीवन अवधि। तो इस जीवन अवधि के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए होता क्या है। जीवन अवधि की अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कोई भी जीव जो है उसका जन्म होता है, ठीक है। क्या होता है, जन्म, यानी कि
बर्थ। अब देखिए क्या हुआ कि कोई भी जीव जो है उसका सबसे पहले पहले जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में वो इस दुनिया में यानी कि इस पृथ्वी पर कुछ टाइम तक अपने जीवन को जीता है। ठीक है, कुछ टाइम तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। कुछ टाइम के मतलब की हुआ कि कुछ मिनट तक भी हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, या फिर हजारों वर्ष भी हो सकता है। ठीक ना, ये जरूरी नहीं है कि थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, लेकिन मतलब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोई भी जीव जो है वो सबसे पहले पहले क्या किया, जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद कुछ टाइम तक यानी कि कुछ समय अंतराल तक वह पृथ्वी पर अपना मतलब कि जीवन जीता है। ठीक है, और जीने के बाद में क्या होगा कि लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जन्म सबसे पहले पहले क्या हुआ, तो कोई भी जीव पृथ्वी पर सबसे पहले पहले जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में कुछ टाइम तक, कुछ वर्षों तक, कुछ हजारों वर्षों तक, या कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक जीव यहाँ पे जीवित रहता है। और जीवित रहने के बाद में अंततः उसके मतलब कि शरीर जो है लास्ट में जब अपने जीवन के लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसके शरीर में जीर्णता आ जाती है। शरीर की जो भी जैविक क्रियाएं होती है वो धीरे 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 स्लो होने लगती हैं, और अंततः जीव जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जन्म से लेकर के मृत्यु, और मृत्यु कैसी होनी चाहिए जी, तो ये प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, यानी कि नेचुरल डेथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि गए और रोड पे चापा पड़ गए, चाहे मान लेते हैं कि कोई जहर खा लिया, चाहे अकाल मृत्यु किसी प्रकार की हो, तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं। कैसी मृत्यु होनी चाहिए, तो प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। ठीक है, तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो समय अंतराल होगा, कौची होगा, तो समय अंतराल। ठीक है, समझ गए ना, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय अंतराल होता है, इस समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। समझ गए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जीव जो समय अंतराल बिताता है, पृथ्वी पे जीता है, उस समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हम बोले क्या कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय। अब इसमें ध्यान देना है कि क्या सभी जीव जो हैं पृथ्वी पर, चूंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं, जब पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता में आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि कुछ बहुत छोटे आकार के हैं, कुछ काफी बड़े आकार के हैं। भोजन की अगर बात की जाएगी, पोषण की विधि, तो उसके आधार पर भी अलग अलग टाइप के जीव हैं। आकार की बात की जाएगी उसमें भी हो गए। इसके बाद में जो रहने का स्थान है, वास स्थान जिसे बोला जाता है, तो उसके बेसिस पर भी अगर देखा जाए तो भी जीव अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब जीव अलग अलग टाइप के हैं तो क्या उनकी जीवन अवधि जो है वो एक जैसी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जीवन अवधि जो है वो कुछ सेकंड से लेकर के और कुछ वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, हजारों वर्षों तक भी हो सकती है। तो उसके बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो जीवन अवधि है, तो जीवन अवधि अलग अलग जो जीव हैं उन अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग होगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहले जो है हम लोग देखते हैं, देखिए हम अभी बोले क्या है कि जो जीवन अवधि है वो एक दिन, एक घंटा, इससे लेकर के और हजारों वर्षों तक हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो एक जीव है जिसका नाम क्या है, मैफ्लाई। ठीक है, क्या है, मैफ्लाई। तो मैफ्लाई जो है इसकी जीवन अवधि जो है ये मात्र एक दिन होती है। ठीक है, मैफ्लाई की जीवन अवधि कितने दिन होती है, तो मात्र एक दिन। यानी कि ये एक ही दिन में अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करके और फिर लास्ट में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जीवन अवधि कितने दिन की हुई, एक दिन। लेकिन वहीं अगर हम लोग कुछ बड़े आकार के देखें, अगर सबसे ज्यादा उम्र वाले देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि एक वृक्ष है जिसका नाम है सिकोया। तो सिकोया की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 3000 वर्ष से लेकर के और 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो अब देखिए
ये मैफ्लाई की जब बात की है तो मैफ्लाई मात्र कितना दिन, 1 दिन जीवित रही थी। और इसके बाद में अगर हम सिकोया की बात करें तो ये कितना दिन, तो लगभग 3000 से लेकर के और 4000 वर्ष तक जीवित रह गया। तो बताइए इन दोनों के जीवन अवधि में कितना ज्यादा अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी जीवन अवधि है तो अलग अलग जीवों में जो जीवन अवधि है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे पौधों में अगर हम लोग देखें, अब ध्यान से समझिएगा, एक और चीज आपको बता रहे हैं हम कि जो पौधों की जीवन अवधि है वो जंतु की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, पौधों की जीवन अवधि जंतु की अपेक्षा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो पौधे हैं तो पौधे की जीवन अवधि जो है, पौधा के कोची तो जीवन अवधि जो है, तो पौधा के जीवन अवधि जो है वो जंतु की अपेक्षा क्या होगा, तो पौधा में अधिक होगा। पौधा में जीवन अवधि क्या होता है, अधिक, और जंतु में जीवन अवधि क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। यानी कि पौधा से जंतु की जीवन अवधि क्या होगी, कम होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा कि पौधा में जो हाईएस्ट, जो सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला पौधा है उसका नाम है लारिया ट्राइडेंटेटा, या इसी को लारिया वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, लारिया ट्राइडेंटेटा या लारिया वृक्ष जो है ये सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला पौधा है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग उम्र की बात करें तो ये लगभग 11300 वर्ष तक जीवित रहता है। ये लगभग कितना वर्ष तक जीवित रहता है, तो 11300 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मतलब ये सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला पौधा है, या फिर अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला अगर जीव भी पूछे कि सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला कौन जीव है, तो वो कौन हो जाएगा, लारिया वृक्ष या फिर लारिया ट्राइडेंटेटा आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला जो जंतु है वो है कछुआ। क्या है, कछुआ जो है ये सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है। और इसके अगर उम्र की बात करें तो ये लगभग आपका यहां पर अगर हम लोग देखें तो लगभग 250 वर्ष जो है, लगभग 250 वर्ष जो है ये जीवित रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जंतु जो है, तो जंतुओं की जीवन अवधि जो है वो पौधों की अपेक्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। पौधा क्या हो रहा है, पौधा जंतुओं की अपेक्षा ज्यादा दिन तक जीवित रह रहा है। उसके पीछे रीजन भी होता है, क्योंकि पौधों में एक निश्चित समय के बाद में जो होता है कि मतलब जीवन से संबंधित क्रियाएं जो है वो समाप्त होने लगती हैं। और अब देखिए अब क्या हुआ कि थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जैसे कि ये तो हम लोग देख लिए कि पौधा ज्यादा समय तक जीवित रहता है या फिर जंतु ज्यादा समय तक जीवित रहता है। अब एक सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि पौधा और जंतु तो देख लिए, अब सवाल एक ये भी है कि क्या जो जीव हैं तो जीवों के आकार, जो आकार होता है, चूंकि हम बताया कि जैव विविधता में हम लोग पढ़े थे कि जो जीव हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, कुछ काफी छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और कुछ जो है वो क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं। तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जीवों के आकार का भी उसके जीवन अवधि पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो भी जीव हैं तो जीव के आकार का उसके जीवन अवधि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात बताएं तो ध्यान से समझिएगा, क्या बोले हम कि जो आकार है तो आकार का जीवन अवधि पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको समझाएं तो ध्यान दीजिएगा, एगो होता है कौआ। कौआ क्या है जी, पक्षी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्रॉ। और इसके बाद में एक क्या होता है, तोता। तो तोता भी क्या है, पक्षी है। अगर हम दोनों के आकार को देखें तो कौआ का आकार और तोता का आकार, इन दोनों का आकार क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इनके जीवन अवधि के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो कौआ है ये लगभग 15 वर्ष तक जीता है, और 15 वर्ष के बाद में इसका विकेट क्या हो जाता है, गिर जाता है। 15 वर्ष के बाद में ये मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तोता की बात करेंगे तो तोता क्या होगा, ये लगभग 140 से लेके 150 वर्ष तक एकदम टपा देता है। तो बताइए कि ये हम लोग से भी ज्यादा जी रहा है। तो आकार का यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आकार का जीवन अवधि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जीवन अवधि जो है वो आकार से मुक्त है। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जीवन अवधि से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जीवन अवधि पूरा समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या है, कैसे है। अब देखिए, जीवन अवधि से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जैसे जीव हैं जिनके जीवन अवधि के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा चार्ट जो है वो आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा,
इस चैप्टर का, उसमें आपको पूरा का पूरा एक चार्ट दिया जाएगा, एक टेबल में पूरा का पूरा जो है अलग अलग जो जीव है उनके जीवन अवधि के बारे में एक टेबल बना के दे दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जीवन अवधि तो हम लोग समझ गए। अब हुआ क्या कि थोड़ा सा बात करते हैं मनुष्य के। तो मनुष्य जो है, मनुष्य के आप लोग जानते हैं कि मनुष्य की औसतन जो जीवन अवधि है, ठीक है, मनुष्य जो है, मनुष्य, तो मनुष्य के बारे में आपको पता होगा कि मनुष्य की जो औसत जीवन अवधि है, क्या है, औसत जीवन अवधि। ठीक है, तो मनुष्य की जो औसत जीवन अवधि है ये लगभग 60 वर्ष है। कितनी वर्ष है? लगभग 60 वर्ष। मनुष्य की औसत जीवन अवधि कितनी है? लगभग 60 वर्ष है। अब देखिए 60 वर्ष तो औसत जीवन अवधि हो गया भैया। अब इसमें क्या देखना है हम लोग को कि क्या 60 वर्ष की जो जीवन अवधि है, तो क्या हर जगह जो लोग हैं वो 60 वर्ष ही जीते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जो विकसित देश हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, जो विकसित देश हैं तो विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा जहां पे अधिक होगा वहां पे जो मनुष्य है वो क्या होगा, वो ज्यादा समय तक जिएगा। यानी कि अगर हांगकांग की बात की जाएगी तो वहां पे 80 टपा देता है लोग। ठीक है, अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत में लगभग 69.7 ऐसे कुछ है जीवन प्रत्याशा, माने कि लगभग लोग क्या है कि भारत में लगभग 69.7 वर्ष तक लगभग यहाँ पे लोग जीते हैं, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 70 वर्ष तक जीते हैं। ठीक है, और अगर हम हांगकांग की बात किए तो हांगकांग में कितना हो गया? हांगकांग में हो गया आपका लगभग 80 वर्ष पूरा कर जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो देश है, अलग अलग देशों के लोगों की जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है। अगर आप जाइएगा अफ्रीकन कंट्री जो है तो वहां पे जाइएगा तो जीवन प्रत्याशा काफी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो जो वहां के देश हैं वो काफी अविकसित हैं। तो अविकसित देशों में जीवन प्रत्याशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जीवन अवधि लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो विकसित देश है तो वहां पे अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, अब सवाल ये है कि क्या ये पूरा का पूरा मतलब 60 वर्ष तक लोग एक ही जैसे रहते हैं या फिर उनके शरीर में कोई बदलाव भी होता है? तो जी बिल्कुल, जो 60 वर्ष का आयु है या फिर जो भी जीवन काल होता है मनुष्य का, तो उस जीवन काल में मनुष्य के शरीर में अलग अलग टाइप से बदलाव होते रहते हैं, और शरीर में होने वाले बदलाव के आधार पर ही हम लोग जीवन अवधि जो 60 वर्ष की है इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटते हैं। और सबसे पहले हम आपको अगर बता दें तो ध्यान दीजिएगा कि जीवन की जो सबसे पहली अवस्था है मनुष्य की, उसी को हम लोग कहते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं जी? तो इसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक ना, और शैशवावस्था यानी कि बेबीहुड, इसकी अगर हम लोग देखें तो ये लगभग जब जन्म होगा, ठीक है, तो जन्म से लेकर के और लगभग जो 5 वर्ष तक का समय होता है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक का जो समय होगा उस समय काल को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था जैसे ही समाप्त हुआ, जैसे आप सुने होंगे ना कि छोटा बच्चा को शिशु बोला जाता है, तो छोटा बच्चा है शिशु, तो इसीलिए ये अवस्था क्या हो गया? शैशवावस्था हो गया। ठीक है, छोटा बच्चा को शिशु बोला गया तो शैशवावस्था हो गया। ठीक है, और जैसे ही 5 वर्ष से ज्यादा होता है तो 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं। तो इसके आधार पर जो दूसरा अवस्था है वो क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था की अगर बात करें तो ये कितना से स्टार्ट होगा? तो लगभग 5 वर्ष के बाद से स्टार्ट होगा और लगभग 12 वर्ष तक की जो उम्र होती है, इस दौरान जो होता है अवस्था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। तो पहला हो गया कौन? शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। उसके बाद में बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के आयु तक। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा अवस्था है जीवन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था की अगर बात करें तो ये लगभग 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है और आपका लगभग यहाँ पे 18 या 19 वर्ष की जो आयु है वहां तक लगभग चलेगा, तो इसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जो है ये मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें कि बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। इसमें सबसे पहली बार जो है आपको शरीर में लैंगिक लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे स्तनों में, लड़कियों में स्तनों में उभार आना, इसके बाद में जो लड़के हैं उनमें भी मतलब कि जो दाढ़ी मूछें निकलना, तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो कब होती हैं? किशोरावस्था में होती हैं। तो ये चीज ध्यान देना है। इसके बारे में जब हम आपको जनन चैप्टर, जब मनुष्य में जनन पढ़ाएंगे, मानव जनन, तो उसमें पूरा डिटेल में इसको बताएंगे कि किशोरावस्था में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है, तो पूरा का पूरा वहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि जो लैंगिक लक्षण पहली बार प्रदर्शित होते हैं, ठीक है ना, अब पूछेगा कि लैंगिक लक्षण सबसे पहले किस अवस्था में प्रदर्शित होते हैं या किस अवस्था में प्रदर्शित होना शुरू होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला अवस्था शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था,
गया, तीसरा का किशोरावस्था हो गया। ठीक है, चौथा जो अवस्था होता है, चौथे अवस्था को हम लोग कहते हैं युवावस्था। ठीक है, जैसे किशोर जो है, किशोर जब मतलब किशोरावस्था जब समाप्त हो जाएगा तो किशोर के बाद में कौन सी अवस्था आती है, तो युवावस्था आती है। युवावस्था जो है लगभग 18 वर्ष से स्टार्ट कीजिए और पहुंचा दीजिए लगभग 40 ईयर, यानी कि लगभग 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, युवावस्था कहते हैं। युवावस्था के बाद में अगर आप बढ़िएगा तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। मनुष्य में एक प्रौढ़ावस्था होता है, और प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो ये लगभग आपका 40 वर्ष से स्टार्ट होगा और तकरीबन आप 55 वर्ष की आयु तक का जो व्यक्ति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति बोलते हैं। यानी कि कहा जाता है ना कि आधा उम्र बीत गया और आधा बाकी है, यानी कि अधेड़ जिसको बोला जाता है, तो वही कौन है, वो आपका यहाँ पे प्रौढ़ावस्था उसको बोला जाता है। ठीक ना, यानी कि आधा जो एज है वो लगभग समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद में जो लास्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था जो है लगभग आपका 50-55 वर्ष से स्टार्ट होगा और पहुंच जाएगा कब तक, तो लगभग मान के चलिए कि ये मृत्यु जो है, मृत्यु तक का जो समय होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो मनुष्य है, मनुष्य के औसत जीवन काल कितना हुआ, 60 वर्ष। यानी कि औसत जो जीवन अवधि होती है मनुष्य की वो कितनी होती है, 60 वर्ष। अब ये 60 वर्ष की जीवन अवधि जो है हम बताए जैसे कि आपको अभी कि 60 वर्ष की जीवन अवधि जो है ये डिपेंड करती है खान पान पोषण के स्तर जो है, जीवन स्तर जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब विकसित देश में जाइएगा तो ये जीवन अवधि क्या हो जाती है, औसत ये बढ़ जाती है। जैसे हांगकांग वगैरह में जाइएगा तो 80+ मिलेगा आपको। जब भारत में आइएगा तो भारत में भी लगभग 70 तक मिलेगा। बताए हम अभी जैसे कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वो लगभग कितनी है, तो 69.7 है, यानी कि 70 लगभग पहुंच जाइए तो 70 वर्ष लगभग भारत की है। लेकिन जो अविकसित देश हैं तो वैसे देशों में जब जाइएगा तो जीवन प्रत्याशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण कि औसत जो जीवन अवधि है वो कितनी रह जाती है, मात्र 60 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि 60 वर्ष की जो जीवन अवधि है इसमें जो जीव है तो जीव के शरीर में समय के साथ धीरे धीरे क्या होता रहता है, बदलाव होते रहता है। और उस बदलाव की अवस्था के कारण, बदलाव के चरणों के कारण ही हम लोग मनुष्य की जीवन अवधि को कितने भाग में बांट दिए हैं, ये टोटल जो आपको 6 अवस्थाएं दिख रही हैं इन 6 अवस्थाओं में बांट दिए हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। और शैशवावस्था में क्या बताया कि शैशवावस्था उस अवस्था को कहा जाता है जब बच्चा एकदम छोटा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो बच्चे के जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक की जब वो आयु पूरी करेगा तो उस दौरान का जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। इसके बाद में जो दूसरा का वाला है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में क्या बोले हम कि 5 वर्ष की आयु, यानी कि शैशवावस्था की समाप्ति से लेकर के और लगभग 12 वर्ष की आयु जो है उसके बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था जब समाप्त होगा तब जगह कौन स्टार्ट होता है, किशोरावस्था। यानी कि 12 वर्ष की आयु में लगभग कौन स्टार्ट होगा, किशोरावस्था। और 12 से लेकर के और 18 वर्ष के बीच का जो समय अंतराल होगा उसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा अवस्था देख रहे हैं उसका नाम क्या है, युवावस्था। यानी कि 18 वर्ष जब किशोरावस्था समाप्त होगा तो किशोरावस्था के समाप्त होने के बाद में कौन सी अवस्था स्टार्ट होगी, तो वो होगी युवावस्था, जो 18 वर्ष से लेकर के लगभग 40 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद में जो 5वां अवस्था देख रहे हैं उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, जो लगभग 40 से लेकर के और 50-55 वर्ष की आयु तक चलेगा। और जो 50-55 वर्ष की आयु से लेकर के और मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था है और शैशवावस्था क्या है, जीवन की सबसे पहली अवस्था है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पहला अवस्था कौन मिला, शैशवावस्था, और अंतिम अवस्था वृद्धावस्था। साथ ही साथ एक और चीज कि किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था वह अवस्था है जीवन का जिसमें कि पहली बार लैंगिक जो लक्षण है वो प्रदर्शित होते हैं शरीर में। साथ ही साथ ये वो अवस्था है जिसमें पहली बार मनुष्य में जनन करने की क्षमता आती है। ठीक है, इसमें क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब लड़कों में और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण की लैंगिक रूप से जो है वो विकसित होने लगते हैं और उनमें जनन की क्षमता आ जाती है। ठीक है, इसमें युग्मकों के बनने की क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है इसी टाइम पे। अब देखिए तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जनन की क्षमता शुरू हुई है। ठीक है, और बाद में जो आपका प्रौढ़ावस्था है तो प्रौढ़ावस्था जीवन की वो अवस्था होती है जिसमें कि आप 55 वर्ष की आयु तक जाइएगा तो लगभग देखिए जो लड़के हैं लड़कों में लगभग
मतलब कि 55 के बाद में लगभग 60 वर्ष की आयु तक, और जो महिलाएं हैं, जो स्त्री है, स्त्री में लगभग 50 से 55 वर्ष की जो आयु है वहां तक अंतिम जो है जनन की क्षमता पाई जाती है, उसके बाद में उनमें जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें जीवन अवधि के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि कभी कभी आपको मिलेगा देखने के लिए कि जन्म दर, ठीक है, जन्म दर, जन्म दर के बाद में आपको मिलेगा मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर, मृत्यु दर के बाद में मिलेगा आपको शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के बाद में आपको मिलेगा बाल मृत्यु दर। क्या मिलेगा? बाल मृत्यु दर। अब देखिए ये जो टर्म है इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जन्म दर की बात करें अगर हम लोग, तो एक विशेष प्रकार का जो क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, या एक निश्चित समय अंतराल में जितना भी जन्म हुआ, जितने लोगों का जन्म हुआ, जितने बच्चों का जन्म हुआ, वो जन्म के होने वाले कुल बच्चों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जन्म दर कहेंगे। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित क्षेत्र में जन्म लेने वाले टोटल बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाएगी। इसके बाद में क्या है? मृत्यु दर। तो उसका उल्टा मार लीजिए, इसमें जन्म हो रहा है, इसमें क्या होगा? मृत्यु होगा। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग मरेंगे उनकी संख्या को मृत्यु दर बोल देंगे। अब क्या हुआ कि इसमें मेन ये 2 टर्म समझना है। अब क्या है कि एक मिल गया आपको शिशु मृत्यु दर और एक क्या मिल गया? बाल मृत्यु दर। अब देखिए शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर कब कहा जाएगा? जब बच्चा जन्म लेकर के और जन्म से लेके 5 वर्ष के बीच में ही बच्चा क्या हो गया? मर गया। तो जन्म से लेके 5 वर्ष के बीच में अगर बच्चा मर जा रहा है तो उसका काउंटिंग किस में किया जाएगा? शिशु मृत्यु दर में किया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय अंतराल में मरने वाले टोटल मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच के आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? तो शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। और ठीक उसी प्रकार से जब 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चा है वो अगर मर जा रहा है तो उसकी गिनती किस में की जाएगी? बाल मृत्यु दर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों टर्म जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद में अगले क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे और अगले क्लास में हम लोग जनन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो जनन की विधियां होंगी हम उम्मीद करेंगे कि अलैंगिक जनन की जो विधि है उसको अगले क्लास में समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे इस मुहिम से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से एक नई दिशा दे सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। हमारी शुभकामनाएं पूरी तरह से आपके साथ में है। आप पूरा एकदम जी जान से लगिए और हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा।